तो नमस्कार। 3775 इतने अधिकारी इस देश के भीतर में, इस देश के भीतर आर्थिक अपराध न हो या हो रहा है तो उसे पकड़ लिया जाए, इसके लिए काम करते हैं। तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा इकोनॉमिक ऑफेंस को रोकने के लिए डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं और उसी ने ये 3775 अधिकारी, जिसमें क्लर्क भी है, ऑफिसर्स भी है, डायरेक्टर भी है और डायरेक्टर जनरल भी है, सभी काम करते हैं। बावजूद इसके इस देश के भीतर में बरसों बरस से कोई घोटाला हो रहा है। दुनिया भर के भीतर पैसा भारत का घूमकर कैसे भारत के राजस्व को चोट पहुंचाता है, किस तरीके से टैक्स की चोरी करता है, किस तरीके से अपने नेटवर्थ को बढ़ाता है, किस तरीके से उसका वैल्यूएशन शेयर बाजार में कई हजार करोड़ ज्यादा करते हुए चला जाता है। और जब उसके सबूत आते हैं तो सरकार उस पर रेड कार्पेट डाल देता है और क्लीन चिट दे देती है। यह एक ऐसा तरीका है जिसको लेकर उंगली स्कैम करने वाले की पकड़ी जाए या फिर जो उसे स्कैम पे रेड कार्पेट डाल देता है उसका जिक्र किया जाए। दरअसल आज गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स की उस रिपोर्ट को ही, उसमें भारत ही नहीं बल्कि समूची दुनिया की निगाहें उस दिशा में लाकर खड़ी करती है कि आखिर भारत के भीतर में 2014 में जब सत्ता परिवर्तन इस देश के भीतर हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो 3 बरस के भीतर इस देश के सबसे प्रमुख एजेंसी जो इकोनॉमिकल ऑफेंस का रोकने का जो काम करती है और जो जिसका काम ही ये है कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट को सचेत करे, तो उसके तमाम दस्तावेजों को संडे बस्ते में डालकर जो स्कैम कर रहे थे, जिन पर आरोप था, उनको क्लीन चिट कैसे दे दिया गया। और जो रिपोर्ट निकल करके सामने आई है वो बहुत साफ तौर पे बताती है कि ये अडानी कांड का वो कच्चा चिट्ठा है जिसके भीतर एक एक पन्नों के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक दोनों का गठजोड़ जब खुल करके सामने आता है तो आप किस नब्ज को कैसे पकड़ेंगे और इस देश के भीतर बैठे हुए उन अधिकारियों को लेकर के भी आप क्या कहेंगे जो रिपोर्ट तो फाइल करते हैं लेकिन सरकार अगर उसे दबा देती है तो आप क्या कहेंगे। हमें लगता है कि आज शुरुआत तो उस कागज के पन्ने से करनी चाहिए जिस कागज के पन्ने को 31 जनवरी 2014 को डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने सेबी को भेजा था और ये कहकर भेजा था कि बाकायदा हमारे पास सबूत है। 2000 करोड़ से ज्यादा मुंबई यूनिट समझा, परखा और जांचा कि इस तरीके से पैसा रोटेट करके किस तरीके से कंपनी चलाई जा रही है और इसके अलावा 6000 करोड़ से ज्यादा का खेल भी हुआ, उसके भी दस्तावेज हमारे सामने हैं। तो आज हम शुरुआत इसी पन्ने से करते हैं, इसी दस्तावेज से करते हैं, क्योंकि पहले देश के भीतर के काम करते हुए तौर तरीके को समझ लीजिए, तब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी क्या कहती है और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट का क्या कहती है उस पर भी निगाहें डालेंगे। लेकिन पहले जो पन्ना जो डीआरआई की तरफ से सेबी को भेजा गया और उस पन्ने को कैसे अगले 3 बरस में दबा दिया गया, तो उस पन्ने के भीतर क्या लिखा हुआ है पहले आप इसे सुन लीजिए। 31 जनवरी 2014 को यह पत्र लिखा गया। इस पत्र को लिखने वाले डीआरआई के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नजीद शाह हैं। इन्होंने पत्र यूके सिन्हा को लिखा था जो सेबी के उस वक्त के चेयरमैन थे और इस पत्र में एक एक लाइन में जिन बातों का जिक्र है वो सेबी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देता है। यानी इस पत्र के भीतर जिक्र किया गया है कि बाकायदा मॉरिशस और दुबई रूट से कैसे इस मनी साइफन किया जा रहा था। 6278 करोड़ का पूरा खेल ओवर वैल्यूएशन के जरिए जो खास तौर पर पावर सेक्टर में था, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट और उनकी मशीनरी को लेकर था, उसका जिक्र किया गया। सीडी का जिक्र किया गया कि सबूत के तौर पर सीडी दे रहे हैं जिसमें अलग अलग वह तमाम दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि 2323 करोड़ रुपए का किस तरीके से गड़बड़ी की गई है। और बड़ी बात तो यह है कि इसमें उस अधिकारी का भी नाम का जिक्र है जो जांच कर रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पीके देश जो मुंबई जोनल यूनिट के उस केयर में अधिकारी थे और बाकायदा एड्रेस दिया गया था, टेलीफोन नंबर दिया गया और सेबी से कहा गया आप जो भी उन्हें निर्देश देंगे वो करेंगे काम, लेकिन आपको उन तमाम चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से
शेयर बाजार के भीतर ओवर वैल्यूएशन हो रहा है। लेकिन हुआ क्या? ठीक सुना आपने, एक जगह जिक्र 6,278 करोड़ का, और ये दूसरी तरफ बाकायदा सीडी के जरिए जो सबूत दिए गए 2,323 करोड़ का। क्या इतनी रकम गलत तरीके से इस देश के भीतर में चल रही है और एक कंपनी उस पर बैठी हुई है, तो क्या उस कंपनी को क्लीन चिट दी जा सकती है? 3 साल के भीतर यानी 2014 में मोदी सत्ता आती है और 2017 में क्लीन चिट अडानी को दे दी जाती है। तो अडानी कांड को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो रिपोर्ट इस वक्त सुर्खियां बनी हुई है, जरा उसके एक एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि भारत के भीतर में हमने शुरू में ही जिक्र कर दिया, इस देश में ईडी, सीबीआई और आईटी तो है जो मौजूदा वक्त में हर जुआ पे है, लेकिन सेंट्रल इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी है, नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो भी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस भी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम भी है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के साथ साथ लीगल अफेयर और इंटेलिजेंस एजेंसी भी काम करती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी है। ऐसी और भी कई अलग अलग संस्थाएं काम करती है, लेकिन इस दौर में किसी की निगाह अडानी कांड की तरफ क्यों नहीं गई? और सुप्रीम कोर्ट में जिस बात का जिक्र किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस दिशा में ध्यान क्या नहीं दिया जो एक रिपोर्टर ने ध्यान दे दिया? लंदन के हेड डॉन मैटन और ये दिल्ली के हैं जॉन वे, दोनों के मिली जुली रिपोर्ट बहुत साफ बताती है कि किस तरीके से गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी और उनके साथ जो काम कर रहे थे, उसमें यूनाइटेड अरब अमीरात के नासिर अली, शाहवान अदली और चांगचुंग लिंग जो ताइवान के हैं, इसके जरिए कैसे चीजों को अंजाम दिया गया जा रहा था। और दुनिया भर में जैसे ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पूरे इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म जब निकल करके आती है, तो उसे किसी दूसरे नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग संस्थाओं को लेकर जो इसने काम किया, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के तहत काम कर। उसमें यह भी समझिए कि जिनका नाम दिया गया उनका डाटा भी रखे गए कि अडानी इंटरप्राइजेज ने उनके जो हिस्से में जो आते थे, जो उनके स्टेक थे, जो नासिर अली और चांगचुंग लिंग के थे, वो इंटरप्राइजेज में 25.1 थे, अडानी पावर में 31.9 थे, 25.1% अडानी ट्रांसमिशन में थे। लेकिन बात इससे भी साफ नहीं हुई। सवाल तो यह है कि 2012 से 2018 के बीच अडानी ग्रुप ने जो खुद को एस्टेब्लिश किया और भारतीय बाजार में उसकी पहचान चैंपियन के तौर पर हो गया, उसके हिस्से में इस देश के भीतर क्या आता है, उसका हर कच्चा चिट्ठा इस रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन उस रिपोर्ट के समानांतर इसमें जहन में एक कॉरपोरेट और पॉलिटिकल पावर यानी कि सत्ता, दोनों के गठजोड़ को नए तरीके से समझने की कोशिश भी करते चलिएगा, क्योंकि यह कॉलोनिक कैपिटलिज्म से आगे की चीजें, यह सिस्टम ही कॉरपोरेट के लिए काम कर रहा है और यह सिस्टम कॉरपोरेट को हो गया, या पॉलिटिकल पावर खुद में कॉरपोरेट के तब्दील हो गया, या अपने उस पूरी पूंजी को कॉरपोरेट के जरिए इस देश में बनानी शुरू कर दी। ये सारे सवाल आपके जहन में बार बार आती है। इसीलिए बिगेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर कंपनी किसके पास है? अडानी जी के पास। बिगेस्ट पावर कोऑपरेटर अडानी कौन है? अडानी। बिगेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर कौन है? अडानी जी। एयरपोर्ट दिए गए। बिगेस्ट प्राइवेट कोल इंपोर्टर कौन है? अडानी। और उसके बाद ध्यान दीजिए, जब उन पर पहली चोट हुई, जिस समय हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस समय उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया था, उसमें स्वतंत्रता का जिक्र था, अखंडता का जिक्र था, संस्थानों का जिक्र था, विकास का जिक्र था, भारत विकसित हो रहा है उसका जिक्र था। यानी अपने आप को लेकर हिंदुस्तान बताने की कोशिश उस वक्त अडानी जी ने की थी, जो कहा गया था कि एक क्षण के लिए उसको याद कर लीजिए, जिससे चीज और साफ हो जाएगी। एक भारत जो तरक्की कर रहा है, भारत जिस लिहाज से विकास कर रहा है, इसकी जो स्वतंत्रता है, इसकी जो अखंडता है, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन डेवलप हो रहे हैं, उस पर ये हमला है। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के वक्त ये कहा गया था। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है, अब जो गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने छापी है दुनिया भर में, इसको लेकर चर्चा, दरअसल उसमें पहला मंत्र तो यही है कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जब कोई पत्र सेबी को देता है, यानी सेबी के पास सारी जानकारी, वही सेबी जिसको हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद कहा गया आप जांच कीजिए, और जिन बिंदुओं पर जांच करना हो उसमें भी कुछ गड़बड़ी पाई गई,
लेकिन अभी वो सुप्रीम कोर्ट में मामला खुला नहीं है, 29 तारीख को खुलना था, अभी वो कॉपी बंद है। तो क्या इस नई रिपोर्ट के बाद अब नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, यह एक सवाल है। लेकिन दोबारा लौटी है कि जो डीआरआई ने सेबी को रिपोर्ट भेजी, उसमें क्या साफ तौर पे था कि शेयर बाजार में अडानी ग्रुप का खेल जो चल रहा है, उसको बाकायदा हम इनवॉइसेस के साथ, उसकी सीडी के साथ, उसके जो भी चीजें हो सकती है सभी कुछ दे रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखा गया है, ऐसा संकेत है और ऐसे संकेत निकाले गए कि पैसों का एक हिस्सा अडानी समूह में निवेश और विनिवेश के रूप में भारत के शेयर बाजारों तक पहुंच गया। यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, डिस इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, दोनों चीजें एक साथ चल रही है। और ये जानकारी होने के बाद मई 2014 जब इस देश में सत्ता परिवर्तन होता है, तो उसके बाद जानकारी ये आती है कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी बात दबा दिया गया। क्योंकि अगर 31 जनवरी 2014 को जब डीआरआई सेबी को रिपोर्ट देती है, तब उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो हेलीकॉप्टर और जेट में जो घूम रहे थे, देश भर की जो यात्राएं कर रहे थे, वो अडानीज के थे, वो खुले तौर पे लिखा था। लेकिन 3 बरस के बाद यानी 2017 में क्या हुआ, क्योंकि उस रिपोर्ट के भीतर एक लाइन दर्ज किया गया कि 3 साल बाद निर्देशालय के न्यायिक पदाधिकारी ने अडानी को बरी कर दिया और मामला बंद कर दिया। दस्तावेज के बारे में एक व्यापक प्रश्न भी उठाया गया कि क्या परिसंपत्तियों के लाभकारी मालिकों की पहचान कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है या नहीं, कौन कर रहा है, ये पूरी दुनिया भर में किस तरीके से चीजें चल रही हैं, उस दिशा में कैसे उंगली रखेंगे। और बाकायदा इस रिपोर्ट में कहा गया कि दरअसल इसी पहले मॉरिशस खंड की संरचना के लिए फंड को आकर्षित किया, जिसका उपयोग 2015 में धोखा देने वाली जर्मन कंपनी वायर कार्ड से जुड़े